नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हम बात करेंगे साइकोपैथोलॉजी के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी जो एग्जाम चल रहे हैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट की, खासकर अभी एग्जाम चल रहे हैं, मतलब जिन लोगों का दिसंबर में एग्जाम होने वाले थे। एमए इन साइकोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, इग्नू के एग्जाम चल रहे हैं। तो उसमें हमारा एक कोड है MEPC011। उसमें हम बात करते हैं साइकोपैथोलॉजी के बारे में। तो इस चीज का भी क्लास जो हमारा एग्जाम है वो है हमारा 1 तारीख को हमारा एग्जाम है इसका। तो हम उसमें कंफ्यूजन ये हो रही है कि हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में भी पढ़ा है, काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है। बहुत सारी चीजें हमें पता है, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस के बारे में पता है। अब साइकोपैथोलॉजी होती क्या है? कई मतलब बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन हो रही है कि साइकोपैथोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है, कि साइकोपैथोलॉजी अलग है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अलग है। लोग ये मान के चल रहे हैं। तो बेसिकली मैं इसमें बताना चाह रही हूँ आपको कि साइकोपैथोलॉजी जो है ना वो हमारी क्या होता है, एक तरह का हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की स्टडी ही है ये। ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपने 12th क्लास में भी ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा होगा, क्लास चैप्टर 4 है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें हम तरह तरह के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, और उसके अलावा भी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, मतलब मैनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर उसके अंदर है। तो इसके अंदर हमारे क्या है, साइकोपैथोलॉजी के अंदर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है साइकोपैथोलॉजी एक तरह से साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है, मतलब एक मनोविज्ञान के अंदर से ही निकल के आया है, जिसमें हम स्टडी करते हैं एबनॉर्मल चीजों की। एबनॉर्मल साइकोपैथो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम स्टडी करते हैं एबनॉर्मल चीजों की, कि नॉर्मल से हटके जो है। साइकोपैथोलॉजी के अंदर भी हम एबनॉर्मल वर्ड यूज करते हैं हम, कि जो एबनॉर्मल होता है, कि नॉर्मल से हटके जो चीज होती है उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में जानना, हमारा उसके बारे में स्टडी करने को हम साइकोपैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट जो मेरी क्लास थी उसमें बताया था, साइकी और लोगोस से बन के बना है साइकोलॉजी। साइकी का मतलब होता है स्टडी करना, लोगोस का मतलब होता है कि आत्मा की स्टडी करना। ठीक है। सोल की स्टडी करना, साइकी का मतलब सोल, सोल की, लोगोस का मतलब स्टडी करना। साइकी प्लस लोगोस, आत्मा की स्टडी करना। ठीक है, वो तो साइकोलॉजी। लेकिन जब हम एबनॉर्मल चीजों की स्टडी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो आएगा हमारे साइकोपैथोलॉजी के अंदर। ठीक है। तो फर्स्ट हम इसमें बात करेंगे इसके मीनिंग के बारे में। मीनिंग क्या है इसका? यह एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, उसके अलावा कि उसकी क्या क्या कारण हो सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के बाद उसकी क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में साइकोपैथोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है। अब व्हाट इंक्लूड्स इन साइकोपैथोलॉजी, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है? तो अगर हम बात करें कि ये कब आया, तो पहले हम बात कर लेते हैं ये कब आया। ये आया था 1913 के अंदर। साइकोपैथोलॉजी की जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वो हमारी दी थी कार्ल जेस्पर्स ने 1913 में। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है। जो हम साइकोपैथोलॉजी की स्टडी करते हैं उसके अंदर क्या क्या बेसिकली इंक्लूड होता है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जो स्टडी इंक्लूड करते हैं वो कौन कौन से स्टडी हैं? फर्स्ट हमारा आता है सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस, कि कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं किसी भी मेंटल इलनेस के, या फिर एबनॉर्मल थिंकिंग के, एबनॉर्मल माइंड के, कि नॉर्मल से हटके जो माइंड होता है उसके कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं। फर्स्ट हमने ये चीज इसमें इंक्लूड करनी है। ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं बिहेवियर के बारे में, कि कैसे कैसे बिहेवियर हो सकता है। अगर एबनॉर्मल पर्सन है तो उसका कौन कौन से टाइप का बिहेवियर हो सकता है। ठीक है। सेकंड हमने ये वाली चीज बात कर ली। थर्ड हमारा आता है कॉजेज, उस बिहेवियर के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, दैट इज कॉजेज। ठीक है, वो हमने बात करनी है। फिर हमने करनी है कि कौन कौन से टाइप का हमारा कोर्सेज हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, कि कैसे कैसे ये डेवलप करता है। ये मतलब ये हो सकता है चाइल्डहुड में, जैसे सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें, या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में करें, या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में करें। चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाता है कि बाद में चल के हमें परेशान करता है। तो ये कैसे कैसे डेवलप होता है, जो एबनॉर्मल चीज है कैसे कैसे अफेक्ट करती है हमारी लाइफ को, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं।
ट्रीटमेंट थ्रू मेडिकेशन भी हो सकता है, ट्रीटमेंट थ्रू थेरेपी भी हो सकता है। कोई चाइल्ड है या फिर कोई पर्सन भी है, तो अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर माइनर है, मेजर है, सीवियर है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के अंदर हेड में। तो अगर वो डिपेंड करता है कि अगर आपका माइनर है तो थेरेपी से भी वर्क कर सकता है, मेजर है तो हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब थेरेपी भी चलेगी आपकी, प्लस में आपकी मेडिकेशन भी चलेगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का है, तो ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर कैटेगराइजेशन, अभी DSM-5 आया है, लेटेस्ट जो हमारा आया है, जिसके अंदर DSM होता क्या है। बेसिकली मैंने एक वीडियो भी बनाई, अगर आपने देखी DSM और ICD के बीच में डिफरेंस की। तो DSM होता है कि आप जो भी बीमारियां हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई बीमारियां है या जो भी बीमारियां, मेंटल इलनेस है, उसको कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो हमारी DSM-5 में, मतलब DSM के अंदर 1 to 5 में डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन सी इलनेस है, वो कैसे कैसे कैटेगरीज बनाई हुई है उसकी। मेंटल इलनेस कौन से हेड में आएगी, मेंटल इलनेस के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया कौन से हेड में आएगा, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर भी मतलब कि और ज्यादा उसके अंदर डीपली लिखा हुआ है डिटेल्स में कौन कौन से सिम्टम्स होंगे इस कैटेगरी में। दूसरे वाला एंजाइटी का बना दिया, एंजाइटी के अंदर कौन कौन से है, तो सारे साइकोलॉजिकल और डिसऑर्डर उसमें फिर डिवाइड कर दिया, एंजाइटी, मूड, स्किज़ोफ्रेनिया, डिसोसिएट, सोमेटोफॉर्म। फिर उसके अंदर ये वाले सिम्टम हो गए, तो इस हेड के अंदर दूसरे सिम्टम है, तो दूसरे हेड के अंदर कौन कौन से सिम्टम है, उसके अकॉर्डिंग कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आ जाएगा स्ट्रेटजीज और एक्स्ट्रा। स्ट्रेटजीज क्या होती हैं कि हमने बात कर ली कैटेगरीज की, कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है जो हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है उसको ट्रीट करने की, उसको कैसे सही किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आया, टोटल सारी चीजें आ गई, हमारी मेंटल इलनेस आ गई, किस कारण से हुई है वो भी आ गई, वो भी हमने स्टडी करना है, वो डेवलप कैसे हुई है, कैसे कैसे वो अफेक्ट करती है, स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती हैं, ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं उनकी, वो सारी चीजें हम इसमें साइकोपैथोलॉजी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वो वर्क इन साइकोपैथोलॉजीज। कौन कौन से जो डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं, कौन कौन सा करियर जो इसके अंदर आता है, वो हम इसके बारे में मोटा मोटा हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ज्यादा हम डीपली नहीं जा रहे हैं इसके अंदर। एक आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि हाँ भी साइकोपैथोलॉजी बेसिकली हो है क्या, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो कौन कौन सी करियर इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से लोग इसके अंदर वर्क करते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर साइकेट्रिस्ट आते हैं, काउंसलर आते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी आते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आ जाएंगे इसके अंदर, पर जो भी मेंटली हेल्प करते हैं हमें, मतलब मेंटली सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ऐसे ऐसे प्रोफेशनल वो इसके अंदर आ जाते हैं। मैरिज काउंसलिंग के इसके अंदर आ जाएगी, क्राइम साइकोलॉजिस्ट इसके अंदर आ जाएंगे। तो बेसिकली इसके अंदर अगर मैं 1 by 1 बताऊं, तो फर्स्ट हमारा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, एक आपको मैं डिफरेंस बता देती हूँ, साइकोलॉजिस्ट कोई भी है वो आपको जो मेडिकेशन है वो प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ वो आपको थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, उसके पास अगर मेडिकल डिग्री नहीं है, मतलब डॉक्टर के साइकेट्रिस्ट की डिग्री नहीं है, तो वो नहीं कर सकता, मेडिकल डिग्री नहीं है वो नहीं कर सकता। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हुआ, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हुए, कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको सिर्फ थेरेपी प्रोवाइड कर सकता है, मेडिकेशन नहीं कर सकता। अगर आपको मेडिसिन चाहिए उसके लिए, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन। ठीक है, ये मतलब कि मोटा सबसे मेजर डिफरेंस होता है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में। दोनों हमें मेंटली ट्रीट करते हैं, लेकिन एक हमें दवाई और थेरेपी दोनों करते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सिर्फ थेरेपीज के थ्रू हमें गाइड करते हैं। ठीक है, काउंसलर इसके अंदर आ जाते हैं, काउंसलिंग करना मतलब कि किसी को हेल्प करना, गाइड करना। ठीक है, क्रिमिनोलॉजिस्ट आ सकते हैं कि जो जिन लोगों ने क्राइम किया है, तो उनके माइंड के अंदर क्या चल रहा था उस वक्त क्राइम करते वक्त, उनकी मतलब कि थिंकिंग क्या है, वो क्यों ऐसे क्राइम कर रहे हैं, वो क्रिमिनोलॉजिस्ट आ जाएंगे इसके अंदर। प्लस में मैरिज और फैमिली थेरेपीज इसके अंदर आ जाती हैं, कपल थेरेपीज जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा। कपल थेरेपीज या मैरिज थेरेपी की एक अच्छी मैरिज को चलाने के लिए क्या क्या मतलब कि चीजें जरूरी होती हैं, वो हमें इस चीज में गाइड करते हैं। हम कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चल सकते हैं, कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकते हैं, कैसे एक मैरिज में
हम खुश रह सकते हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर नर्स का भी आता है कि नर्स हमें क्या करती है, हॉस्पिटल में हमें मोटिवेट करती है, हेल्प करती है, तो नर्स का करियर भी इसके अंदर आ सकता है। उसके अलावा साइकेट्रिस्ट इसके अंदर आ गए, प्लस में इसके अंदर आते हैं सोशल वर्कर, जो हमें मेंटली हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा सोशल वर्कर जो ज्यादातर होते हैं वो एक स्माइल के साथ हमेशा काम करते हैं, वो कभी टायर्ड नहीं दिखाते अपने आप को। टायर्ड होते हैं वो अंदर से, ऐसा नहीं है कि यार इंसानी मशीन है हमारा शरीर, मतलब कि काम करेंगे टायर्ड भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो कभी दूसरों के सामने जाहिर नहीं होने देते, मतलब वो अपना गुस्सा परेशानी दूसरों को नहीं दिखाते। आपने मतलब कि ज्यादातर काउंसलर को या साइकोलॉजिस्ट को भी देखा होगा, आप उनके पास थेरेपी के लिए जाते हैं, तो जो भी वो हमेशा एक पॉजिटिव वाइब आती है उनके अंदर से। क्यों आती है? क्योंकि उन्हें पता है कि यार उन लोगों ने मोटिवेट करना है, गाइड करना है। अगर एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट आपने बनना है, अच्छा साइकेट्रिस्ट आपने बनना है, तो वो कभी गुस्से में आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपके साथ मतलब फैमिलियर होने की कोशिश करेंगे, फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पहचान सके, आपके बारे में जान सके, आपको डिमोटिवेट ना करें, मोटिवेट करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर आता है हाउ टू आइडेंटिफाई साइकोपैथोलॉजी। हम कैसे बता सकते हैं या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फलाना फलाना बंदे को ये प्रॉब्लम है, या फिर साइकोलॉजी साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैसे बताएंगे? ऑब्वियस ही बात है, उसके सिम्टम चेक करेंगे। अब सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाएगा इल्यूजन। इल्यूजन होता क्या है बेसिकली, कि हमें ना वहम हो जाता है किसी भी चीज के बारे में, हमें फॉल्स बिलीव हो जाते हैं, हम मतलब कि अलग अलग चीजें इमेजिन करने लग जाते हैं, हम किसी चीज पे बिलीव करने लग जाएंगे, तब कि ऐसा होगा नहीं। हम अपनी ही कुछ बातें मतलब कि कुछ बातें होती है जिस पे हम बिलीव करने लग जाते हैं, या फिर हमें ऐसे इल्यूजन हो जाता है, वहम हो जाता है किसी चीज का कि हाँ ऐसी चीजें हो रही हैं। जैसे अगर मैं ये बताऊंगी, मुझे ये लग रहा है कि यार सामने वाले पर्सन मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, तो मुझे अगर वो आधी अधूरी में बात सुन के उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी, तो मुझे लगेगा कि यार इन लोगों ने मेरे बारे में ये बातें की थी, वो मुझे वहम हो गया, बेशक से उन्होंने नहीं की है। ठीक है, ये होता है इल्यूजन, या फॉल्स बिलीव भी बोल सकते हो, वहम पाल लेना आम भाषा में। ठीक है, अब होता क्या है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में ना हमें अफेक्ट करता है। छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी बातें होती है जो सामने वाले पर्सन ने ना भी कही हो, लेकिन हम उसको दिल पे लगा के बैठ जाते हैं। या कई बार हमें लगता है कि यार हमारे खिलाफ मतलब कि सब हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें साजिश करी जा रही है हमारे खिलाफ, या टारगेट कर रहे हैं लोग जानबूझ के हमें मतलब छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार होता है कि फैमिली में कोई मजाक चल रहा होता है, छोटा मोटा मजाक, मतलब कि किसी को हंसाने के लिए, या फैमिली में थोड़ा सा माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए हम किसी पे थोड़ा छोटा मोटा मजाक मतलब प्रैंक कर देते हैं, छोटा सा मजाक कर देते हैं किसी के साथ, लेकिन सामने वाले पर्सन की फीलिंग हर्ट हो जाती है, मतलब फैमिली हंस रही है, खुश है, हल्का फुल्का हो गया, लेकिन उसका मन भारी हो गया उस पर्सन का। ठीक है, वो होता क्या है कि उसको लाइटली लेना चाहिए, लेकिन हम लाइटली नहीं लेते। और आपको भी ये करना चाहिए कि अपनी फैमिली में कोई भी हल्का फुल्का मजाक होता है, आपके बहन भाई पे, आपके पेरेंट्स पे, या किसी पे भी, आपको उसको है ना इतना बढ़ाना नहीं है कि उस पर्सन की मतलब कि जो फीलिंग्स हर्ट हो जाए, या वो नेगेटिव थॉट रखने लग जाए, या नेगेटिव सोचने लग जाए उस प्रैंक को लेके या मजाक को लेके। ठीक है, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि ठीक है मजाक हो गया, एक दो पर्सन के बारे में या अपने बारे में भी कुछ ऐसे फनी चीजें आप बता सकते हो उस वक्त, जो मतलब कि बुरी ना लगे उस पर्सन को कि सिर्फ मुझे ही टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, ये होता है इल्यूजन। सेकंड हमारा हो सकता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन होता है कि हम इमेजिन करने लग जाते हैं कुछ चीजों को जो कि नहीं हो रही होती हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अकेले चलते चलते मतलब कि हम अपने आप से बातें करने लग जाते हैं, या फिर कई बार कुछ लोग होते हैं जो जिनको हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम होती है कि उनके साथ में कोई नहीं भी होता, लेकिन वो मतलब इमेजिन करने लग जाएंगे कि हमारे साथ में कोई है, या अपना फ्रेंड है, या कोई भी है, हम उनसे बातें करने लग जाते हैं। या कई बार हम सोचते हैं कि यार हमने सामने वाले पर्सन को ये बातें की है उसके साथ, लेकिन हमने की नहीं होती, वो सिर्फ हमने सोची होती है। तो मतलब कुछ भी ऐसा इमेजिन करना जो रियलिटी में नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन होना। एक मूवी थी, एलियन टाइप की थी, मतलब कि शायद किसी और लैंग्वेज में है, आई थिंक हिंदी और इंग्लिश में भी डब होके आई है। एलियन गर्लफ्रेंड से रिलेटेड है, या फिर माय गर्लफ्रेंड इज एलियन है, कुछ समथिंग ऐसे ही नाम है। तो उसके अंदर भी मतलब उसको है ना हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम थी। जो मतलब कि हीरो होता है उसमें, मूवी में एक्टर होता है मेन रोल, उसको हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम होती है। उसको ऐसा लगता है कि सारी चीजें मतलब कि रुक गई हैं, या ऐसा ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता उसके साथ, उसको ये दिक्कत होती है। ठीक है,
वो भूलने भी लग जाता है चीजें, जैसे बारिश होती है वो चीजें भूल जाता है, अपनी मेमोरीज उसकी डिलीट हो जाती है, उसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, ये एक इंट्रोडक्टरी मतलब वीडियो होने वाली है साइकोपैथोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अगर साइकोपैथोलॉजी के बारे में नहीं नॉलेज है तो आप इसको एक बार ही देखो, आपको नॉलेज थोड़ी सी गेन हो जाएगी, फिर आपको इंटरेस्ट भी आएगा आगे पढ़ने में। अगर आप डायरेक्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह पढ़ने लग जाएंगे या फिर साइकोपैथोलॉजी क्या है ये पढ़ने लग जाएंगे, आपको मतलब कि समझ में ही नहीं आएगा कि यार साइकोपैथोलॉजी के अंदर बेसिकली आता क्या है। तो सबसे पहले उसको इंट्रोडक्टरी जो मोटा मोटा किसी ने बताया होता है ना, वो वीडियोस आप सर्च कर लिया करो, वो देखा करो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी वीडियो देखो, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की वीडियो आती है या बहुत सारे लोगों की वीडियो आती है, तो आप उसको देखो, उसको एक आइडिया मिल जाता है आपको कि इस चीज में क्या क्या होता है, उससे ना आपका इंटरेस्ट बढ़ता है उस चीज को लेके। ठीक है, और आपको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज भी होती है, मतलब बेसिक नॉलेज होना किसी की चीज के बारे में बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एबीसीडी नहीं आती और आप सीधा मतलब कि इंग्लिश बोल रहे हो फटाक से, तो इंग्लिश सीखने से पहले सबसे पहले उसे एबीसीडी पता होना जरूरी है। आपको हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन आपसे कोई ऐसे अनार्स पूछ ले तो आपको नहीं आते होंगे, तो वो थोड़ा सा है ना ऑकवर्ड हो जाता है। तो थोड़ा सा ना बेसिक नॉलेज होना जरूरी है किसी भी चीज के बारे में। अपना कल्चर हुआ, अपने कोई भी चीज हुई अपने बारे में, हर चीज के बारे में, अपने घर से रिलेटेड सब कुछ, पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, अब आती है क्लासिफिकेशन की बारी। अब क्लासिफिकेशन के तीन तरह के जो हमने क्लासिफिकेशन किया है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को या साइकोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर को, उसको हमने क्लासिफाई करा है माइनर, मेजर और नॉर्मल। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी चीजें जो सेवियर होती हैं, ऐसी चीजें जो मेजर होती हैं, और ऐसी चीजें जो नॉर्मल होती हैं। ठीक है, तीन कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, अब होती क्या क्या है। अब जैसे कि एंजाइटी है, मान लो एक पर्सन है उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है या मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, तो ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। आपको 90% लोगों में या फिर देखने को मिल जाएगी, 80% लोगों में तो 101% देखने को मिलती है। एंजाइटी की प्रॉब्लम है या स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, किसके पास स्ट्रेस नहीं है, सबके पास है। ठीक है, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, उनका भी कुछ और स्ट्रेस होगा, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देते, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है या मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम है वो इजीली ट्रीटेड होती है, मतलब एक सेशन में, दो सेशन में आप दो काउंसलिंग लोगे तो आपकी वो जो प्रॉब्लम है, जो एंजाइटी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। तो ये ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है ना जो इजीली ट्रीट हो सकती है, मतलब 4 से 5 ट्रीटमेंट के 4 से 5 आपने काउंसलिंग ली उसमें ठीक हो सकती है, उसको हम बोलते हैं इजीली ट्रीटेड। ठीक है, इजीली ट्रीट हो जाती है, तो ये नॉर्मल आती है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, मतलब कि ज्यादा मेजर नहीं होती है। फिर आती है हमारी सोसाइटल थॉट्स वाली। सोसाइटल थॉट्स वाली प्रॉब्लम जो होती है वो मेजर होती है कि कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होता है, या फिर हमारे पास्ट में हमारे चाइल्डहुड कुछ ऐसा बीता होता है, या डाइवोर्स हो रखा है पेरेंट्स का, या घर में देख रहे हो 24 घंटे फाइट 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 हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा माइंड भी अपसेट हो जाता है, या हमारा जो डेवलपमेंट हुआ होता है ना वो उसी तरीके का हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक छोटा बच्चा है जिसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, उसकी मॉम ने या डैड ने दूसरी शादी कर ली है, उनकी कस्टडी उसके पास ही है। वो हो सकता है कि उसके जो दूसरे पेरेंट्स हैं या फिर उसके पापा जो हैं वो उसको मतलब कि अच्छे से ट्रीट ना करते हो उस बच्चे को, वो जो बड़ा होगा ना उसकी हैबिट भी ऐसी ही हो जाएगी, और धीरे धीरे वो पता है अपने आप को वर्थलेस फील करेगा। वो फील करेगा कि होपलेस वर्थलेस, मतलब कि अकेला रहना पसंद करेगा, रिजर्व रहेगा, किसी से बात शेयर नहीं करेगा। ऐसे लोग जो होते हैं वो जल्दी से स्ट्रेस की चपेट में आ जाते हैं, और फिर उनकी है ना धीरे धीरे नेगेटिव थिंकिंग इतनी बढ़ जाती है कि वो सुसाइड कमिट तक कर लेते हैं। तो उससे हटाना है, और इसको ट्रीट किया जा सकता है। ऐसे डिसऑर्डर जिनको ट्रीट किया जा सकता है या सुसाइड से रिलेटेड होते हैं, मतलब सुसाइडल थॉट्स जिनके अंदर आते हैं, वो मेजर में आते हैं। बट इनको ट्रीट किया जा सकता है, थेरेपी से भी कर सकते हैं और मेडिकेशन से भी कर सकते हैं। इनकी जो ट्रीटमेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि 20 सेशन, 10 to 20 सेशन होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, मतलब 2 साल 1.5 साल इस टाइप के होते हैं, बट ट्रीट हो जाते हैं। कई बार हमने पढ़ा है बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, तो बाइपोलर डिसऑर्डर भी मेजर हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर भी हमें सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं,
अगर माइनर है तो नहीं आएंगे, अगर मेजर है तो आएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि हमें उसकी जो ट्रीटमेंट चलता है ना वो ऐसा होता है 2-3 साल का मेनली चलता है, ठीक है। ये होते हैं कि जो मेजर मतलब कि जिनको ट्रीट किया जा सकता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, इनको मेजर बोलते हैं। एक हमने ये बोला इजीली ट्रीटेड या नॉर्मल जो होते हैं, एक हमारा हो गया मेजर, ठीक है। अब आता है मेंटली रिटार्डेड। ऐसे पर्सन्स का जो मतलब मेंटली रिटार्डेड है, मतलब कि जिनका माइंड चलता ही नहीं है, या फिर हम बोलते हैं कि साइको की हद पार करते हैं, ठीक है। एक होता है कि थोड़ा सा यार गाइड करो इंसान को, वो ट्रैक पे आ जाता है। लेकिन ये जो पर्सन होता है जिनका इलाज ही संभव नहीं है, मेंटली रिटार्डेड है, या किसी चीज के पीछे ऐसे पागलों की तरह लग जाते हैं कि वो सही ही नहीं कर पाते हम उन्हें, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में अगर हम किसी को मतलब ट्रीट करेंगे, पागल कोई नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऐसे पर्सन जिनका इलाज संभव नहीं है, उनको हम इस कैटेगरी में बोल सकते हैं कि पागल है, ये दुनिया से हट गया। पागल क्या होता है? पागल ये होता है कि जो हम किसी भी पर्सन को पागल बोल देते हैं अगर वो नॉर्मल से अलग हट के बिहेव करता है, अब नॉर्मल तरीके से बातें करता है, अब नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है, तो हम उसको पागल बोल देते हैं आम भाषा में, ठीक है। तो लेकिन पागल रियल में क्यों कौन होता है? जिसका इलाज ही संभव नहीं है, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड है, मतलब उसको हम गाइड ही नहीं कर सकते, समझा ही नहीं सकते, ठीक है, वो पर्सन जिसको हम मतलब चाहे थेरेपीज कर लो, चाहे मेडिकेशन दे दो, चाहे उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, लेकिन वो ट्रैक पे नहीं आ सकता, वो सही नहीं हो सकता, उसको हम बोलेंगे मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। आम भाषा में लोग बोल देते हैं पागल, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट आम भाषा में बोल देते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे मेंटली रिटार्डेड, जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसमें क्लासिफिकेशन में 3 आई, इजिली ट्रीटेड, मेजर जो सुसाइडल थॉट वाले जिनका इलाज संभव है, और नेक्स्ट जो लास्ट है हमारे नॉट ट्रीटेड या मेंटली रिटार्ड जिनका इलाज संभव नहीं है, ठीक है। फिर होता है कॉजेज। कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कि साइकोलॉजिकल जो परेशानियां आती हैं, साइकोपैथोलॉजीज जो डिसऑर्डर आते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो कारण 3 ही तरह के होते हैं। किसी भी परेशानी के कारण 3 तरह के होते हैं, बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल और साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल होते हैं कि मान लो कि आपके पेरेंट्स में से कोई पेरेंट्स है जो मेंटली रिटार्डेड है, तो बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि आपका जो बच्चा होगा ना वो भी मेंटली रिटार्डेड होगा, 10% चांस होते हैं, ठीक है। तो एक इलाज एक टेस्ट करवाया जाता है उसके लिए। और ऐसे ही अगर आपकी मतलब कि मम्मी और पापा दोनों ही मेंटली रिटार्डेड हैं, मतलब मैं आपके नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं जनरली बात कर रही हूँ, अगर किसी बच्चे के मतलब कि अगर पेरेंट्स मेंटली रिटार्डेड हैं, तो बहुत ज्यादा चांस बनते हैं, 40% चांस होते हैं कि जो बच्चा होगा वो भी मेंटली रिटार्डेड होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल, जेनेटिक है ये चीज, ठीक है, डीएनए में है। फिर सोशियो कल्चरल कॉजेज। सोशियो कल्चरल कॉजेज हमारे होते हैं कि कल्चर से हटके कोई लोग मतलब कि कुछ एबनॉर्मल करते हैं, मतलब कि हमारे उस कल्चर में सूट नहीं करती कुछ चीजें, ठीक है। या फिर तो लोग हमें मतलब किस तरह से ट्रीट करते हैं, नहीं यार तू हमारी सोसाइटी में फिट नहीं बैठता है, या फिर 4 लोग क्या कहेंगे, तू ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो हम उस चीज को ना स्ट्रेस ले लेते हैं उस चीज का, कि लोग हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। उस चीज को जो हम स्ट्रेस लेते हैं, जो पब्लिक स्ट्रेस होता है या फिर रिलेटिव्स का स्ट्रेस होता है, वो हमारा सोशियो या फिर कल्चर का जो हमारा स्ट्रेस होता है, जिस मतलब कि जिससे हम जुड़े होते हैं, जहाँ पे हमने जन्म लिया होता है, उनका जो कल्चर होता है, उससे हटके हम कोई चीज कर रहे हैं या उससे एबनॉर्मल है हम, तो उसको हम सोशियो कल्चरल कॉजेज मानते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे साइकोलॉजिकल कॉजेज। साइकोलॉजिकल कॉजेज के अंदर हमारे आते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव के अंदर क्या होंगे? कॉग्निटिव मेंटल एक्टिविटीज को हम बोलते हैं, मेंटली जो चीजें होती है ना, मतलब ब्रेन से रिलेटेड, कि ब्रेन यहाँ पे तो था बायोलॉजिकल कि ब्रेन में कोई इंजरी है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थिंकिंग के बारे में यहाँ पे बात होती है कि हम किसी भी चीज को लेके इतना नेगेटिवली थिंक होते नेगेटिवली मतलब कि बातें करने लग जाते हैं या सोचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। अगर मैं बात करूं पोस्ट ट्रॉमेटिक पीटीएसडी की, ठीक है, पीटीएसडी क्या होता है कि कोई ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है जिसके बारे में हम सोच सोच के अपना माइंड को रेस्ट नहीं देते, परेशान हो जाते, सो नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें
क्या हो जाता है, वो डिसऑर्डर हो जाता है। ये हमारा एक साइकोलॉजिकल कॉज है, ठीक है, पीटीएसडी जो है। बायोलॉजिकल कॉज हो गया कि अगर मम्मी पापा में से किसी पेरेंट्स में एक में या दोनों में प्रॉब्लम है तो वो जेनेटिक आ जाती है। सोशियो कल्चरल हो गया कि कल्चर के अकॉर्डिंग हम फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो इसलिए उस चीज़ का स्ट्रेस कभी कई कई बार क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमें मतलब दे देते हैं, उससे हम परेशान हो जाते हैं। तो ये हमने साइकोपैथोलॉजी के बारे में हमने बात करी है। यहाँ पे मैंने एमपीसीई, यहाँ पे सॉरी एमपीसीई आएगा यहाँ पे, ठीक है, एमपीसी ही आएगा जो हमारा कोड है, ठीक है, एमपीसीई आएगा 011। ये हमारा साइकोपैथोलॉजी एक मतलब कि कोर्स है हमारा, या सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका मैंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ये बनाया है। अगर मैं देखती हूँ कि इसके बारे में मैं आपको और भी नॉलेज दूंगी आगे जाके, अगली जो क्लासेस होंगी उसके बारे में मैं डिटेल से मतलब कि आपको 2-4 क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ में, ठीक है, या फिर आपको हेल्प करेंगी मतलब कि इस पेपर को करने में इजीली आप कर पाओगे आराम से। मतलब कि अगर मेरी आप वीडियो भी देख रहे हो ना, तो आपके 60% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन पेपर नॉर्मल सॉल्व करते हो। तो मैं 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाती हूँ, उसमें से आपको मतलब कि 60% मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने देखी भी है तो। अगर आपने उसको प्रॉपर फॉलो किया, उसके बारे में नोट्स भी बनाए हैं, उसके बारे में पढ़ा है आगे जाके, तो 90% कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। सिर्फ नोट्स बनाने पे बोल रही हूँ मैं। आप मेरी वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ उसके बारे में, जो चीज़ें मैंने आपको बेसिक एक नॉलेज दे दिया उसके बारे में आपको नोट्स बनाने हैं। आप नोट्स बनाने 90% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। हाँ, आपको 100% लाने हैं तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा एग्जाम से पहले, ठीक है। तो देखते रहिएगा मेरी वीडियो को, और कोशिश करूंगी किसी को कोई भी डाउट आता है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को मेल कर सकते हो। मेरी जो ईमेल आईडी है वो है bhavna.lakra111094@gmail.com। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, बाकी मैं इसमें भी डाल देती हूँ वीडियो में। और आप चाहो तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो लाइफ में, आप मेरे को कमेंट में लिख के दे सकते हो, ठीक है। या पढ़ाई से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मेरी वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, आप मतलब डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मेरे को मतलब कि कमेंट बॉक्स में लिख के दो, मैं डिस्कस करूंगी उसको नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक। धन्यवाद।